मैं रश्मि पवार और आप देख रहे हैं SST ओरल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक ऐसी कहानी जिसने फ्रांस को नहीं बल्कि पूरे विश्व को बदल दिया। जब जनता ने तलवारों का सहारा लिया और सम्राट का सिंहासन हिला और लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोग सड़कों पर आ गए। तो ये कहानी है एक बहुत रोमांचक और रक्त रंजित रेवोल्यूशन की कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह लोगों ने इक्वलिटी, लोकतंत्र और फ्रीडम का मैसेज दिया। तो शुरू करते हैं। तो ये है क्लास 9 तुम्हारा हिस्ट्री का चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ हम जानने वाले हैं उस टाइम पीरियड में फ्रांस की क्या सिचुएशन थी जब ये रेवोल्यूशन हुआ था। ये रेवोल्यूशन हुआ 1789 में। तो फ्रांस की जो पब्लिक थी उन्होंने रेवोल्यूशन किया था अगेंस्ट द मोनार्की, और इसके चलते लास्ट में आकर के मोनार्की ख़त्म हो गई थी। तो जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने यहाँ पर लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया लाने के लिए इसको किया था। मतलब कि लोगों को फ्रीडम मिले, इक्वलिटी मिले और वो लोग मिल करके रह सकें। तो फ्रांस जो था वो रेवोल्यूशन के पहले एक पूरी तरह से मोनार्की के अंडर था। तो ये रेवोल्यूशन था एक वायलेंट रेवोल्यूशन, जिसमें कि काफ़ी मारकाट हुई, काफ़ी जो है लोगों ने खूब हल्ला मचाया, जिसकी वजह से ये रेवोल्यूशन जो था काफ़ी अपनी पीक पर पहुंचा था। और ये था अगेंस्ट द किंग ऑफ फ्रांस लुई 16 जो इस टाइम पर यहाँ रूल कर रहा था। तो यहाँ जो पुरानी राज व्यवस्था थी, द ओल्ड रजीम, वो सिस्टम एक ऐसा लेके चल रही थी जिसमें कि सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। अब जो ये लुई 16 था, इससे पहले के जो राजा थे लुई 14, लुई 15, ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सारा का सारा सिस्टम इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ था। और लोग जो थे, पब्लिक थी, वो बड़ी सफ़र कर रही थी। बहुत गरीब हो गए थे लोग, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस उन्हें पे कर रहे थे। सोशल स्ट्रक्चर बड़ा अजीब सा था। सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें कि फर्स्ट स्टेट, उसमें आते थे क्लर्जीमैन। ये क्लर्जीमैन कौन होते हैं? जो चर्च ऑफिशियल्स होते हैं। तो इनको क्या था, ये प्रिविलेज मिली हुई थी किंग की साइड से कि इनको कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। ये फ्री थे टैक्स से किसी तरह के, और बड़े ही अपने लाइफ में वो बड़ा लग्जूरियस लाइफ वो जी रहे थे। सेकेंड स्टेट, यानी कि जो दूसरा नंबर पे आती थी कैटेगरी, वो सेकेंड स्टेट थी। इसमें आते थे नोबिलिटी के सभी लोग, जो भी किंग से रिलेटेड होते थे, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, उनको कोई टैक्स भी नहीं देना होता था। इनका भी सेम वही था कि बड़े अच्छे से अपनी लाइफ जीते थे, क्योंकि इनको कोई टैक्स पे नहीं करना था। अब जो थर्ड स्टेट थी, थर्ड स्टेट, इसमें आते थे कॉमनर्स। हम जैसे आम लोग जो होते हैं, इनमें मोस्टली थे उस टाइम पर फार्मर्स थे, जो वर्कर्स होते थे, और ये दूसरे जो जितने भी कैटेगरीज थी वो सब थर्ड स्टेट में आते थे। इनका क्या था कि इनको सारे टैक्सेस देने होते थे। टैक्सेस फर्स्ट स्टेट वाले भी इन पर लगाते थे। अब ये जो थर्ड स्टेट थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड थी। जैसे कि बताया कि टेल और जो टिथ था, ये टैक्स देना होता था। ये टेल क्या था? एक लैंड टैक्स था। जिनके पास लैंड होती थी उनको लैंड टैक्स देना होता था। और टिथ जो था वो चर्च के जो लोग थे, ये जो क्लर्जी क्लास थी, ये लगाती थी कॉमन लोगों पर। और काफ़ी सारे फ्यूडल ड्यूज यहाँ पर थे, जो कि लैंड डोनेशन जो करते थे, बड़े बड़े जो होते थे सामंत वगैरह, ये फ्यूडल सिस्टम उनके द्वारा चलाया जाता था। तो गवर्नमेंट को कोई नो नहीं कह सकते थे कॉमन पर्सन इन सब के खिलाफ कि हम टैक्स नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो पूरी सोसाइटी में इनजस्टिस फैला हुआ था, इनइक्वलिटी से ट्रीट किया जाता था। तो ये तीनों की तीनों जो कैटेगरीज थी वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग रहती थी, जिसके चलते थर्ड स्टेट के लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट थे और बड़ा ही सफ़र कर रहे थे वो लोग। तो इसके कुछ रीजंस थे जो कि लोगों को फोर्स कर रहे थे कि यहाँ रेवोल्यूशन हम करेंगे। रेवोल्यूशन मतलब जब लोग रिवोल्ट कर रहे थे तो वो एक बड़ा ऑर्गेनाइज से वे में हो गया तब आगे चल के। तो कंट्री जो थी रशिया, यहाँ पर जो फ्रेंच कंट्री थी, ये इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी। काफ़ी लंबे लंबे वॉर्स यहाँ चल रहे थे, जिससे कि फ्रेंच ट्रेजरी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। सिचुएशन ये थी कि फ्रांस में 7 ईयर वॉर जो थी वो लड़ रहा था फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में जो चल रही थी उसको सपोर्ट कर रहा था फ्रांस। तो ये जो रूलर जब इसको सपोर्ट कर रहा था,
इस सपोर्ट करने के चक्कर में कंट्री के ऊपर काफ़ी सारा कर्ज हो गया, जो कि पहले से ही काफ़ी था, वो और ज़्यादा बढ़ करके यहाँ पर आ गया सामने। दूसरा जो रीज़न था कि जो किंग लुई था, लुई 16 था, ये बहुत सारा पैसा वेस्ट किया करता था अपनी लग्जरीज में, अपने ये लड़ाइयों में लगा हुआ था दूसरी कंट्रीज़ के साथ। और उस टाइम पर होता भी यही था कि ज़्यादातर कंट्रीज जो थी वो वॉर्स में इन्वॉल्व रखती थी अपने आप को। तो इसके चलते बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे जो डेब्ट्स थे वो आ गए राजा के ऊपर, पूरी कंट्री को इसको झेलना था। उसके अलावा जो क्रॉप प्रोडक्शन थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, बार बार फेमाइंस आ रहे थे, सूखा पड़ रहा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था रूलर, जिसकी वजह से जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो यहाँ पर बढ़ गए। इससे क्या होने लगा कि लोग भूखों मरने लगे। अब गवर्नमेंट जो थी उसने भी टैक्सेस लगाए हुए थे कॉमन लोगों के ऊपर, तो गवर्नमेंट जो अब ये सोच रही थी कि जो हमारे ऊपर कर्ज हो गया है इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, तो उनको क्या दिखा, थर्ड स्टेट वाले, कि इनके ऊपर और ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाएं। अब उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी थर्ड स्टेट वालों की वो और ज़्यादा झेल सकें टैक्सेस को, तो क्राइसिस इससे सॉल्व भी नहीं होने वाले थे। वो पहले ही अपने आप में बड़े परेशान थे, इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी कंट्री के ऊपर थी, तो ये सारी चीज़ें वो झेलते झेलते परेशान हो रहे थे। इसमें द रोल ऑफ फिलोसफर, ये जो रेवोल्यूशन था इसमें फिलोसफर्स का भी काफ़ी रोल रहा, कि जो अलग अलग यहाँ पर फिलोसफर आए उन्होंने पूरी यहाँ पर जो मिडिल क्लास थी उनको जगाया, यहाँ के जो थर्ड स्टेट वाले थे उनको अवेकन किया, उनके अंदर एक आवाज़ उठाई कि भाई आप लोग जो है अपनी बात कहिए, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जो आप नहीं चीज़ें देख पा रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। तो काफ़ी सारे फिलोसफर्स में आए जिन्होंने कि लोगों को जगाया, उनके अंदर जागृति पैदा करी। एक तो ये था कि पहले के टाइम में ये सोचा जाता था कि राजा जो है ना वो एक तरह से उसके अंदर दैवीय शक्तियाँ हैं, डिवाइन राइट्स हैं उसके पास, वो ईश्वर ने भेजा हुआ है। तो इसके अगेंस्ट लोगों को जगाया गया कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर उनके एक्शन ठीक नहीं है तो आप जो है उनके खिलाफ जाइए और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करिए। ये फिलोसफर्स लोगों को कह रहे थे कि आप जो है रूलर और जो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए बोलिए आप। ये पावर सेपरेशन की बात लोगों को बता रहे थे कि पावर जो है वो सबके पास होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी जैसे होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उस तरह से पावर सेपरेशन भी ज़रूरी है। तो इन्होंने लोगों के अंदर एक क्वेश्चन क्रिएट किया कि किंग का रूल किस तरह से चल रहा है, क्या आपके राइट्स का ध्यान रखा जा रहा है, क्या आप जो लिबर्टी है, इक्वलिटी है उसको देख रहे हैं रूलर्स, तो उसकी डिमांड करनी चाहिए आपको। तो इस तरह से जो रोल ऑफ फिलोसफर था वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा इस रेवोल्यूशन के लिए। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इसमें स्टेट्स जनरल में 1789 में ये रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले ये रेवोल्यूशन जब हुआ तो स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई। जैसे कि बहुत सारे टैक्सेस थे पहले से कॉमन लोगों के ऊपर, तो किंग लुई 16 ये सोच रहा था कि अभी और टैक्सेस लगाई जाए। तो उसके लिए एक यहाँ पर प्रथा थी, एक ट्रेडिशन था कि स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई जाए और वहाँ पर बात रखी जाए कि और ज़्यादा टैक्सेस हम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो वो बुलाई गई मई 1789। अब उसको बुलाने के बाद यहाँ पर जो किंग वो बोलता है इस बात को कि एक यहाँ पर टैक्स जो है उसको और बढ़ाया जाएगा। तो इसमें बात ये रखी गई कि हर एक स्टेट का, जैसे 3 स्टेट्स होती थी, कि हर एक स्टेट का अपना एक वोट होगा। तो फर्स्ट स्टेट का, सेकंड स्टेट का, दोनों का अपना एक एक वोट और थर्ड स्टेट का भी एक वोट। तो इसके चलते अब थर्ड स्टेट वालों के समझ में आया कि अगर मतलब हमारी जो वोटिंग होती है वो तो नंबर एक ही नंबर काउंट होगा, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो बेटर ये होगा कि हम लोग जो है इसको वोटिंग को छोड़ दें और क्विट कर दें। तो वो वहाँ से उस समय वॉकआउट कर जाते हैं, उस मीटिंग से वो लोग छोड़ करके चले जाते हैं। कोई वोटिंग हो नहीं पाती है तो ये लोग वहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं। इस टाइम पर ये जाते हैं और उसके बाद अपना एक नेशनल असेंबली क्रिएट करते हैं। इसमें क्या था कि ये जो फॉर्मेशन करते हैं, ये नेशनल असेंबली गैदर होती है एक टेनिस कोर्ट में जाकर के एक इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर ये लोग कसम खाते हैं कि जब तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और ना ही हमारी यूनिटी टूटने वाली है। तो नेशनल असेंबली में
ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉर्म करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से ये वहाँ पर आगे चल के कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनवा लेंगे और ये इकट्ठा हो जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं। तो थर्ड स्टेट के मेंबर्स एक नेशनल असेंबली नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाते हैं, वहाँ पर ये अपना एक ओथ लेते हैं और इससे स्टार्ट होता है, इस रेवोल्यूशन की स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से शुरू होता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो नेशनल असेंबली बनने के बाद सबसे पहले किया जाता है कि जो यहाँ पर किंग लुई 16 था, सबसे पहले तो ये लोग क्या करवाते हैं कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को अबोलिश करवाते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स लाते हैं। अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी रहती है, जो कि बन भी जाता है आगे जाके, और उसमें ये माना जाता है कि जो लुई 16 है इसकी पावर सब लिमिटेड हो जाएंगी, उसके पास कोई पावर नहीं होगी कि वो किसी को डिसमिस कर सके या किसी भी मिनिस्टर को वो अपॉइंट कर सके। तो मिनिस्टर और जजेस जो हैं वो सारे के सारे इलेक्शन के थ्रू आएंगे, और नेशनल असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग थी, फर्स्ट सेशन था, वो हुआ 1789 को 1 अक्टूबर को। तो सबसे पहले क्या हुआ कि लुई 16 जो कि सब बहुत ज़्यादा इसको देख करके परेशान हो रहा था, उसको लगा कि भाई अब मेरी सारी पावर्स तो लिमिटेड हो जाएंगी, मेरे पास कुछ रहने वाला नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने लगता है नेशनल असेंबली को, और ये कहता है ठीक है चलिए आप मतलब अपनी गवर्नमेंट बना लीजिए। इस बीच में लुई 16 कोशिश करता है वहाँ से भाग जाने की, फ्रांस से वो 1791 में निकल जाने की कोशिश करता है, बट उसको पकड़ लिया जाता है, और इसको पकड़ने के बाद इसके ऊपर चलता है मुकदमा। यहाँ एक मुकदमा इसके अगेंस्ट चलाया जाता है, और 21 जनवरी को 1793 में 21 जनवरी को इसको जो है सेंटेंस ऑफ डेथ दे दिया जाता है। एक जगह थी बी ला कॉन्कोर्डा नाम से, वहाँ पर इसको मृत्युदंड दे दिया जाता है। किंग और उसकी क्वीन दोनों, मैरी एंटोनिया जो है, दोनों को यहाँ पर उनका सिर जो है वो अलग कर दिया जाता है बाकी बॉडी से, और उस टाइम पर एक डिवाइस थी जिसके थ्रू इनके साथ ये किया गया था, गुलेटाइन मशीन के नाम से इसको जानते हैं। इसमें सिर अलग कर दिया जाता है धड़ से, तो इसके थ्रू जो है किंग और क्वीन को मृत्युदंड दे दिया जाता है। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें चल रही थी, लुई 16 के टाइम पर क्या हुआ था कि उसको ये लगा था कि ये सारी चीज़ें जो है मेरे अगेंस्ट जा रही हैं, तो बेस्टाइल पर अटैक हुआ था। बेस्टाइल एक प्रिजन थी, एक ऐसी जगह थी जो आर्मरी भी थी, जो जेल भी थी। तो यहाँ पर लोगों को ये लगा कि हमें लुई 16 जो है वो मरवा देगा, तो लोग बेस्टाइल पर अटैक कर देते हैं। लुई 16 की भेजी हुई आर्मी से बचने के लिए वो बेस्टाइल पर अटैक कर देते हैं, ताकि वहाँ से ना वो थोड़े से आर्म्स ले सकें। उनको लगा, जो सिटीजन्स थे, गुस्से में उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ मचाई, और उनको ये था कि यहाँ से हमें हथियार मिल जाएंगे, और उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। वो रॉयल आर्मरी भी थी, वो प्रिजन भी थी, जेल भी थी। तो वहाँ पर कुछ प्रिजनर्स थे, उनको उन्होंने फ्री करा दिया। 7 लोग थे जो वहाँ पर, उनको वहाँ से निकाल दिया, फ्री कर दिया, और जो आर्म्स वहाँ पर थे उनको लूट लिया गया। जो पब्लिक थी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आर्म्स लूट ले गई। इस इवेंट से क्या हुआ कि रेवोल्यूशन की एक ऑफिशियली स्टार्टिंग हो जाती है। इसीलिए क्योंकि ये डेट थी 14 जुलाई 1789, तो 14 जुलाई को आज भी फ्रांस नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस नेशनल डे इसको कहा जाता है, आज भी इसको 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। जो नेशनल असेंबली बनी थी उसने कुछ चेंजेस लाए थे। उस चेंजेस में क्या थे कि फ्यूडल प्रिविलेजेस को हटा दिया गया। ये जो फ्यूडल सिस्टम था, इसमें क्या होता है कि जैसे सामंत वगैरह होते हैं ना इंडिया में, जो सुनते हैं आप, पहले टाइम में होते थे, तो उनको जो किंग था वो ज़मीनें देता था। फिर ये सामंत जो थे ये अपनी ज़मीनें बड़े बड़े ज़मींदारों को देते थे, सर्विसेज के रिटर्न में, बदले में सर्विसेज लेते थे, उनसे लेबर लेते थे, तो ताकि वो लोग अपनी सर्विसेज और लेबर दें, इसके लिए वो आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा देते थे। ऐसे ही बड़े बड़े ज़मींदार जो थे वो आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो सेफ्टी और लैंड दी जाती थी बड़े बड़े ज़मींदारों को सामंतों के द्वारा, फ्यूडल सिस्टम इसको कहा जाता है, और उसके बदले में वो लोग उनको हेल्प करते थे, पॉलिटिकली भी, आर्मी के थ्रू भी। तो ये फ्यूडल सिस्टम हटा दिया गया, नेशनल असेंबली ने इसको हटवा दिया। चर्च
चर्च जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे फ्रांस में, तो इन्होंने काफ़ी सारी लैंड इनको दी हुई थी लुई 16 ने, या पहले के जो किंग्स हुए थे उन सब के द्वारा। तो ये जो इनके पास लैंड थी ये सब इनसे ले ली गई और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इसके अलावा क्या किया नेशनल असेंबली ने कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन डिक्लेयर करा दिया। क्या, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर जो सिटीजन्स थे, जो फ्रेंच लोग थे, उनके लिए कुछ राइट्स डिक्लेयर करवा दिए। कौन कौन से राइट्स थे ये? ऑल मैन आर फ्री एंड इक्वल, मतलब यहाँ पर सभी लोग, चाहे वो किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते हो, सब फ्री हैं, सब इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। राइट टू लाइफ, फ्रीडम, प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार एंड सिक्योरिटी, सब सिक्योर्ड होंगे कंट्री में, सब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट दीज राइट्स, और ये जो राइट्स दिए जा रहे हैं सिटीजन्स को, गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करेगी, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने चाहिए। 1789 में फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक बन जाता है, सारे राइट्स मिल जाते हैं, ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं, और 1791 में ये फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक बन जाता है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की फॉर्म में फ्रांस आ जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोनार्की। अभी मोनार्की है, देखो 1792 में किंग हटा दिया जाता है और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया जाता है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब रूल ऑफ पब्लिक, जहाँ पर गणतंत्र होता है, मतलब सिस्टम ऑफ पब्लिक होता है, वो बन जाता है यहाँ पर ये फ्रांस। और लुई 16 जो था उसने नए कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर भी कर दिए थे। यहाँ पर पावर उसकी लिमिटेड कर दी गई थी। 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में यहाँ वॉर भी अपनी डिक्लेयर कर दी। ये भी साथ साथ चलती रही। लुई 16 एंड क्वीन मैरी एंटोनियट, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया गिलोटाइन मशीन के द्वारा, मतलब इनको मार डाला गया। फिर आते हैं जैकोबिन्स फॉर्म में। ये जैकोबिन्स एक ग्रुप, ये क्या था? एक पॉलिटिकल क्लब था, पावरफुल क्लब था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहा था, और ये किसकी तरफ से, किसके बिहाफ पे था कि ये पब्लिक के बिहाफ पे काम करने के लिए सामने आया था। इसको बनाया गया था 1791 एडी में। इसका हेड मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, अबेसियास इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इसके साथ में। तो जो जैकोबिन क्लब के लोग थे ये काफ़ी पुअर थे, मतलब एक नॉर्मल टाइप के लोग थे, आम इंसानों की तरह थे। ज़्यादातर जो इसमें गैदर हुए थे वो लेबर्स थे, कुछ शॉपकीपर्स या और जो कैटेगरीज होती हैं लाइक कुक हो गए, मतलब नॉर्मल जो वर्क करते थे वो सारे वर्कर्स वगैरह इसमें इकट्ठा हुए थे। तो ये जो थे नी ब्रिचेस नहीं पहनते थे, जो दूसरे ग्रुप्स थी उनकी तरह से वो जैसे हाफ पैंट की तरह का जो होता है वो नहीं पहनते थे, बल्कि वो एक सेंस क्लूटोज की तरह से, यानी कि वो अपने आप को पूरी तरह से कवर करते थे। ये इनकी पहचान थी। जैकोबिन्स ने अपनी एक पहचान बनाई थी जिसमें कि वो औरों की तरह नहीं दिखना चाहते थे। अब ये जो जैकोबिन क्लब का लीडर था इसने अपनी गवर्नमेंट बना ली यहाँ पर, और इस टाइम पीरियड को कहा गया द रीन ऑफ टेरर, यानी कि दहशत का माहौल। वहाँ पर उस समय एक डर वाला जो शासन था वो क्रिएट हो गया, और ये कहा जाता है 1793 से 1794 का टाइम पीरियड, जबकि फ्रांस में बहुत ही एक रीन ऑफ टेरर, एक डर वाला माहौल बन गया था। और इसका लीडर था उस टाइम पर, फ्रांस का जो लीडर था, लीड कर रहा था इस टाइम पर, वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये एक जैकोबिन क्लब का लीडर था। ये क्या करता था कि जिस पर भी इसको ऐसा लगता था कि डाउट है, किसी तरह का कोई सस्पेंशन है, जो भी इसको अपोज करता था, मतलब ये एक डिक्टेटर की तरह हो गया था, ये उसी को एग्जीक्यूट करवा देता था। तो इस तरह इसने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को या अदर सेक्शन के लोगों को इसने इस तरह से एग्जीक्यूट करवा दिया। इस टाइम पर इसने जो है लोगों को इसी तरह से, जैसे कि लुई 16 के साथ हुआ था, बहुत सारे हजारों की संख्या में लोगों को इसने गिलोटाइन करवा दिया, उस डिवाइस के थ्रू मरवा दिया। हालांकि इसने कुछ अच्छे काम भी किए थे। इसने रेशनाइज सिस्टम, रेस्ट्रेशन सिस्टम भी क्रिएट किया था, ताकि लोगों को जो है वो इक्वल रेट पर, सबको सही रेट पर जो है गवर्नमेंट रेट पर ब्रेड वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, एडिबल्स होते हैं, वो मिल जाएं।
फूड ग्रेन्स के लिए इसने एक फिक्स्ड प्राइस रख दिया था और इसने ये कंपलसरी कर दिया था रोबेस्पियर ने कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल इक्वल एक जैसी ब्रेड खाएंगे। इसके अलावा इसने सर और मैडम वाला जो होता है रेस्पेक्ट देने के लिए वो हटा करके इसने सिटोयन एंड सिटोयनी कर दिया। सिटोयन मतलब कि सर और सिटोयनी मतलब मैडम, इनकी जगह इसने ये ला दिए। चर्चिज इसने बंद करवा दिए कि चर्चिज को ये फेवर नहीं करता था और चर्चिज की जो डोमिनेशन था उसको इसने खत्म करवा दिया। चर्चिज बंद हो गए, लेकिन इसने काफी आतंक मचा रखा था, बहुत सारे लोग ये मरवा चुका था, अपने अगेंस्ट किसी को नहीं देख सकता था। तो उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज ने इंटरफेयर किया, बहुत सारे लोग जो हैं वो बोलने लगे इसके अगेंस्ट और एट लास्ट इसके ऊपर ट्रायल चला और इसके बाद 28 जुलाई 1794 को, यानी कि 1794 को इसके लिए जजमेंट लिया गया कि इसको भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो 1794 में इसको भी एग्जीक्यूट करवा दिया गया। ये और इसके साथ इसके 19 सपोर्टर्स, उनको धोखाधड़ी के आरोप में एग्जीक्यूट करवा दिया गया। तो यहाँ पर एंड हो जाता है रोबेस्पियर का भी। इसके बाद मेनली जो आता है यहाँ पर फ्रांस में जो दिखता है वो है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि यहाँ की आर्मी का कमांडर हुआ करता था। धीरे धीरे 1799 तक आते आते नेपोलियन ने पावर अपने हाथ में ले ली और अपने आप को इसने डिक्लेयर कर दिया एम्परर ऑफ फ्रांस। फ्रांस का राजा बन गया नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसने काफी सारी चीजें अच्छी भी करी, फ्रांस के फेवर में भी करी। इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि रिफॉर्म्स थे, ये काफ़ी रिफॉर्म्स लेकर आया और ये वैसे एक डिक्टेटर की तरह से ही रूल कर रहा था, बट पब्लिक के फेवर में काफ़ी चीज़ें इसने करी। इसने रेवोल्यूशन को ख़त्म कर दिया, वो जो रेवोल्यूशन लंबे टाइम से चला आ रहा था उसको इसने ख़त्म कर दिया और उसके जो आइडियाज़ थे वो पूरे यूरोप में फैल गए, मतलब कि ये पॉपुलर हो गया। इसने एट लास्ट मतलब इसने काफ़ी सारे ऐसे काम किए थे जो कि रिफॉर्म्स कहे जा सकते हैं। इसने जो यहाँ पर आर्मी थी उसको मॉडर्नाइज किया, पूरे फ्रांस में इसने मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट करवा दिया और यहाँ वेट सिस्टम और मेजरमेंट के सिस्टम में इसने रिफॉर्म किया। नेपोलियन बोनापार्ट्स ने बहुत सारे ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज ये लेकर आया जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन के लिए लेकर आया। रोड्स बनवाना, कैनल्स वगैरह बनवाना, ये सब इसने किया। इंडस्ट्रीज काफ़ी इसने यहाँ पर डाली। तो इस नया जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी इसने फॉर्म करवाया। तो काफ़ी सारी इसने अचीवमेंट्स क्रिएट करी, बट ये अपना चाह क्या रहा था, ये चाह रहा था कि फ्रांस की जो बाउंड्रीज हैं वो और बढ़ जाए, एक्सटेंड करना चाह रहा था ये फ्रांस को। तो उसके चलते वाटरलू की वॉर में ये 1815 में मारा गया और इसके बाद ये भी इसका भी जो है एंड हो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट का। तो जिस टाइम पर ये रेवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम पर विमेन की कंडीशन क्या थी? बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ये था कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में जो विमेन थी, तो ज़्यादातर जो थर्ड स्टेट की विमेन थी उनको लेबर वर्क करना पड़ता था, मतलब वो मजदूरी वगैरह किया करती थी। और ज़्यादातर इलिटरेसी थी, विमेन को नहीं पढ़ाया जाता था। उस टाइम पर वो अपनी फैमिली की भी केयर करती थी और वर्किंग भी होती थी। मैन से ज़्यादा उनको काम करना होता था, लेकिन जो वेजेस थी वो कम होती थी। उनके पास राइट टू वोट भी नहीं था। कंडीशन ऑफ विमेन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ आकर के ये हुआ कि एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया 1971 में, तो इनके लिए तब भी राइट टू वोट नहीं था, बट इनको राइट टू वोट तो नहीं मिला, बट हाँ एजुकेशन इनके लिए कंपलसरी कर दी गई। मैरिज की बात करें तो मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में थी उस टाइम पर। सिविल लॉ कहता था कि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। विमेन काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, उनको भी राइट टू वोट मिल जाए, वो भी इलेक्शन में कॉम्पीट कर सकें, वोटिंग कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तब यहाँ पर 1946 में जाकर के विमेन जो है यहाँ पर पा सकी अपना राइट टू वोट अचीव कर पाई ये 1946 में। इसके लिए काफ़ी सारी ऐसी थी विमेन जिन्होंने की काफ़ी एफर्ट किए, जो कि रिफॉर्म लाना चाह रही थी विमेन के लिए। उनमें से एक थी ओलंपिक गोल्ड्स। इसलिए काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी विमेन राइट्स के लिए।
ये उस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बोल रही थी जिसमें कि राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो दिए गए थे वे विमेन के लिए इक्वल नहीं थे, इसलिए वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन थी। वो आवाज़ उठा रही थी जैकबिन गवर्नमेंट के खिलाफ भी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि विमेन के क्लब, ये जो जैकबिन्स की गवर्नमेंट आई थी उस टाइम पर विमेन्स जो क्लब हुआ करते थे वो बैन हो गए थे, विमेन कोई जो अपना क्लब है वो फॉर्म नहीं कर पाती थी, इसीलिए उसको नेशनल कन्वेंशन से भी निकाल दिया गया था। लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या आउटकम आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के? फर्स्टली तो ये हुआ था जो कि सबसे बड़ा एम था पब्लिक का, पब्लिक चाहती थी कि मोनार्की का एंड हो जाए, वो हो गया। फ्यूडलिज्म का एंड हो जाए, वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू हो जाता है, तो मोनार्की भी खत्म हो जाती है, फ्यूडलिज्म भी खत्म हो जाता है, डेमोक्रेसी आ जाती है। तो यानी कि जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी उनको इंस्पिरेशन मिलती है, पूरी दुनिया को इंस्पिरेशन मिलती है इस रेवोल्यूशन से। ये विचार फैलता है पूरी दुनिया में कि जो लोग हैं वो पावर सोर्सेज होते हैं, मतलब दुनिया में जो जितने भी देशों में चलती है डेमोक्रेसी वो पब्लिक ही चलाती है। मॉडर्न नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की जो स्पिरिट थी, जो फीलिंग थी लोगों में, उसको बढ़ावा मिला इस रेवोल्यूशन से। और जो कॉन्सेप्ट थे जैसे इक्वलिटी, राइट्स, सिटीजनशिप, ये अब यहाँ पर फल फूल रहे थे, पूरी दुनिया में भी ये चीज़ें हो रही थी। वर्ल्ड वाइड लोगों को ये लग रहा था कि डेमोक्रेसी सबसे सही है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और बाकी जगह के रूलर्स भी उस टाइम पर यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से हम लोग अपने सिटीजन्स को खुश रखें ताकि ये ना हो कि हमारे यहाँ भी रेवोल्यूशन हो जाए। तो इसका बड़ा आउटकम अच्छे आए। तो नेशनल एंथम भी एक बनाया गया फ्रांस का, ला मर्सिलाज जिसको कहा जाता है। नेशनल फ्लैग, वो उसका कलर रखा गया ट्री कलर, ब्लू, वाइट एंड रेड। यहाँ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डेट्स दिख रही हैं आपको, इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन देख सकते हैं, इन्हें आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं। वह काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर ये डाला है। कुछ टर्म्स भी मैंने ऐड किए हैं जिसके थ्रू आप और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये थी कहानी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी क्रांति जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। और इसे तुम्हें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि समझना है और अनुभव करना है कि इतिहास को पढ़ करके कैसे आप एक नया इतिहास रच सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, सीखो, समझो और आगे बढ़ो।